Hello students, this is GS Global Institute. Welcome to our free online classes. In today's lesson, I am going to teach you about writing task 1 of IELTS academic module. But before starting, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button, and if you want to get updates from our channel, press bell icon too. सो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेसन है वो बेसिकली पाई चार्ट्स के ऊपर है. ओके, सो जैसे कि मैं आपको पहले भी बोलती हूँ, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि जब भी आप किसी भी टास्क को अटेम्प्ट करते हो तो जो सबसे पहली चीज़ होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो होता है हमारा टास्क रिस्पॉन्स. ओके, दैट इज़ क्वेश्चंस डिमांड, यानी कि जो भी क्वेश्चन है वो हमसे पूछ क्या रहा है. ओके, अगर जो भी हमें एग्ज़ामिनर ने पूछा है क्वेश्चन पेपर के थ्रू उसका हम डायरेक्ट जवाब एग्ज़ामिनर को दे दें, सो हमारा टास्क रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा काउंट हो जाता है. ओके, सो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना. ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या है? The pie graphs below show the result of a survey of children's activities. जो ये नीचे दिए गए पाई चार्ट्स हैं, पाई ग्राफ्स हैं, वो बेसिकली एक रिज़ल्ट हैं. किस चीज़ का रिज़ल्ट है? एक सर्वे का रिज़ल्ट है जो कि बच्चों की एक्टिविटी के ऊपर कंडक्ट किया गया है. The first graph shows the cultural and leisure activities that boys participate in. ये जो पहला ग्राफ है ये बताता है कि बॉयज़ किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, whereas the second graph shows the activities in which the girls participate. और ये जो दूसरा ग्राफ है ये बेसिकली ये बताता है कि किस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है. Okay, write a report describing the information shown in the pie graphs. So आपको बेसिकली एक रिपोर्ट तैयार करनी है, एक जो है अपना टास्क 1 तैयार करना है जिसके अंदर आप जो भी पाई ग्राफ्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, उसके बारे में आपने लिखना है. ओके, सो इस तरह के पाई चार्ट्स के ऊपर अगर आप ध्यान दो स्टूडेंट्स, सो कई पाई चार्ट्स होते हैं जिनके अंदर जो डेटा होता है वो सेम होता है. जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से इस तरफ से अगर कंप्यूटर गेम्स की बात हो रही है तो इस तरफ भी उसी चीज़ की बात हो, अगर यहाँ पे स्केट बोर्डिंग की बात हो रही है तो इस तरफ भी स्केट बोर्डिंग की बात हो. लेकिन अगर आप ध्यान दो तो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिमिलर हैं, जैसे कि जो रीडिंग और कंप्यूटर गेम्स वाला और जो लिसनिंग टू म्यूज़िक है वो बॉयज़ की गर्ल्स के साथ कॉमन है. लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन नहीं हैं, जैसे कि जो सॉकर है और स्केट बोर्डिंग है, इस चीज़ के डेटा को गर्ल्स की एक्टिविटीज़ के अंदर कवर ही नहीं किया गया है. ठीक है, सो अगर तो दोनों चीज़ों की दोनों एक्टिविटीज़ जो है वो सेम होती तो हम गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में कंपैरिजन करके चलते. ठीक है, अब क्योंकि एक्टिविटीज़ जो है वो अलग अलग हैं, सो जो चीज़ें तो कॉमन हैं उसको हम कंपेयर कर देंगे और जो चीज़ें कॉमन नहीं हैं वो हम बॉयज़ के अंदर जो है आपस में ही हमको कंपेयर करना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए हम बोल सकते हैं कि जो रीडिंग है वो सबसे मिनिमम है और कंप्यूटर गेम्स का जो कंट्रीब्यूशन है बॉयज़ की एक्टिविटीज़ के अंदर वो सबसे ज़्यादा है. ठीक है, सो इस तरह हमको आपस में ही कंपेयर करना पड़ेगा रादर देन कंपेयरिंग दीज टू थिंग्स. ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने राइटिंग टास्क को अटेम्प्ट कैसे करना है. लेकिन मेन चीज़ जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको क्या दिखाई दे रही है कि जो बॉयज़ का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो है कंप्यूटर गेम्स के अंदर जो कि 34% है, और उसके बाद है बास्केटबॉल दैट इज़ 26%. अब इसी तरीके से अगर हम गर्ल्स की तरफ देखें तो जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है दैट इज़ टूवर्ड्स डांसिंग विच इज़ 27%, और जो मिनिमम है दैट इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक. ओके, लिसनिंग टू म्यूज़िक जो है वो दोनों में कॉमन है, दैट इज़ 10% एंड 10%. ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं ये एक्टिविटीज़ जो है वो कॉमन है. कॉमन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आ रहे हैं? लिसनिंग टू म्यूज़िक, रीडिंग और कंप्यूटर गेम्स. ठीक है, रीडिंग में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट फ़िलहाल अभी हम डेटा की तरफ नहीं जाते. अब हम जो मेन चीज़ स्पॉट कर सकते हैं कि लिसनिंग टू म्यूज़िक का जो डेटा है वो दोनों में सेम है, दैट इज़ 10%. ओके, और बॉयज़ का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर गेम्स के अंदर है, गर्ल्स का किसके अंदर है? डांसिंग के अंदर है. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने राइटिंग टास्क 1 को शुरू कैसे करना है. सो ये जो है हमने बेसिक मेन चीज़ों को स्पॉट किया है और अब हम चलते हैं कि हम इस
जो ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है इंट्रोडक्शन। ओके, सो टास्क 1 की जो इंट्रोडक्शन होती है उसके अंदर आपने 3 W's को कवर करना होता है। अब ये 3 W's क्या हैं? दैट इज़ व्हाट, वेयर एंड व्हेन। ओके, सो आपसे जो बेसिकली है ये पूछा गया है कि वो क्या चीज़ है, दैट इज़ व्हाट इज़ दैट थिंग, वेयर यानी कि किस जगह की है और कब की है। ठीक है, ये जो डेटा होता है वो आपको स्टेटमेंट में गिवन होता है, लेकिन हमने स्टेटमेंट को एज इट इज़ कॉपी नहीं करना होता है, हमने उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना होता है। अब अगर आप स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दो, सो बेसिकली आपको ये बताया गया है कि ये ग्राफ आपको एक सर्वे का रिज़ल्ट बताता है जिसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ को देखा गया है, स्पेसिफिकली बॉयज़ और गर्ल्स की एक्टिविटीज़ को देखा गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से दोनों में सिमिलर हैं या नहीं है, या फिर वो किस जगह की बात हो रही है या फिर कब की बात हो रही है, ये चीज़ों के बारे में कुछ भी इंडिकेशन नहीं है। सो अगर आपको इस तरह का कुछ नहीं दिया गया है, सो यू नीड नॉट टू वरी। जो चीज़ आपको दी गई है आप उसके बारे में लिखो, अगर कुछ नहीं गिवन है देन यू नीड नॉट टू वरी, आप उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हो, चाहे आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो कितनी भी शॉर्ट क्यों ना बन जाए। ओके, सो जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने एक ही लाइन में लिखी है। ठीक है, सो ये कोई भी चिंता करने की बात नहीं है कि आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो छोटी है या बड़ी है। सो बेसिकली आपने स्टार्टिंग के अंदर, ग्राफ की स्टार्टिंग के अंदर ये बताना है कि ये जो ग्राफ है वो है किस चीज़ के बारे में। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द 2 पाई चार्ट्स ड्रॉ कंक्लूजन ऑफ अ सर्वे ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कल्चरल एंड लेजर एक्टिविटीज़। ये जो 2 पाई चार्ट्स हैं ये बेसिकली एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनकी कल्चरल और लेजर एक्टिविटीज़ क्या हैं। ओके, सो जो है मैंने बिल्कुल उसी स्टेटमेंट को जो ऊपर दी गई थी उसी को मैंने पैराफ्रेज करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, जो मैं अपने हर लेक्चर के अंदर बोलती हूँ, कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 चार्ट्स गिवन हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा द 2 पाई चार्ट्स। ठीक है, सो आपने वर्ड लिखा यहाँ पे चार्ट्स, सो दिस इज़ अ प्लूरल वर्ड। ठीक है, और इससे जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो आपका प्लूरल नहीं होना चाहिए, चाहे आप यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिख रहे हो, ड्रॉ लिख रहे हो, डिसाइफर लिख रहे हो, इल्यूसिडेट, इलस्ट्रेट, कुछ भी लिख रहे हो, सो वो वर्ड आपका प्लूरल नहीं होगा। प्लूरल का मतलब उसके साथ एस नहीं लगेगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ मिस्टेक जो पहली ही लाइन में बच्चे कर जाते हैं। ठीक है, सो आपने इस तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, और अभी तक अगर आप इसको ऐसे ही लिखते आ रहे हो देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप इस गलती को दोबारा ना करो। ठीक है, सो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पैराग्राफ के ऊपर, जिसके अंदर मैंने एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है। जो हमने पहले चीज़ें स्पॉट की थी उसका बेसिक जो पर्पस था, बेसिक मकसद था, वो यही था कि हम ओवरऑल के लिए चीज़ों को लिख सकें। ठीक है, सो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब भी आपने ओवरऑल को शुरू करना है तो स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो ओवरऑल, या फिर एट अ बर्ड्स आई व्यू भी लिख सकते हो, एट अ कर्सरी ग्लांस भी लिख सकते हो, और एट अ फ्लीटिंग ग्लांस भी लिख सकते हो। ठीक है, सो आप इन तीनों में से, चारों में से कुछ भी चीज़ जो है वो लिख सकते हो, जिसका बेसिक जो मतलब है वो यही है कि मैंने जो है ओवरऑल मोटा मोटा सा क्या देखा है इस पूरे ग्राफ के ऊपर। ओके, सो आप जो है ओवरऑल को यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे भी लिख सकते हो और लास्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको लास्ट पे लिखते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इसको सेकेंड पोजीशन पे ही लिखो। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार टास्क 1 को कंप्लीट करते करते टाइम जो है वो कम हो जाता है और लास्ट में हमें कुछ डिटेल्स को छोड़ना पड़ जाता है, लेकिन ओवरऑल जो ये है वो ऐसी चीज़ है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। सो अगर आप इसको पहले ही लिख दोगे तो फिर आपको टाइम का कुछ इशू ही नहीं रहता। अगर एक आध डिटेल छूट भी जाती है बाद में, बट ओवरऑल इज़ देयर विद यू, आपने ओवरऑल को पहले ही मेंशन कर दिया है। ठीक है, सो ओवरऑल मैंने क्या लिखा है आप यहाँ पे देखो, इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ बोथ सेक्सेस एन्जॉयड लिसनिंग टू म्यूज़िक। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों का जो लिसनिंग टू म्यूज़िक का लेजर एक्टिविटी है, यानी कि ये जो इंटरेस्ट है वो दोनों का 10-10% है। ठीक है, सो यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि दोनों के अंदर जो है वो लिसनिंग टू म्यूज़िक का जो इंटरेस्ट है वो तकरीबन जो है वो बराबर है, इक्वल क्वांटिटीज़ है। ओके,
but a dramatically larger number of girls like reading. There were also many differences in the terms of children's preferred sports. ठीक है, सो जो बेसिक मेन ड्रामेटिकल डिफरेंस जो दोनों के अंदर आ रहा है वो रीडिंग के अंदर है. ठीक है, यहाँ पे जो गर्ल्स की रीडिंग की प्रेफरेंस है दैट इज़ 21% और जो बॉयज़ की है वो 2% है. सो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस हियर. ठीक है, सो जो ये इन दोनों के अंदर वेरिएशन आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकल है, बहुत ही ज़्यादा सवियर है. ठीक है, और एक चीज़ मैंने क्या स्पॉट की थी कि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो भी सेम नहीं है, तो वो भी मैंने ओवरऑल के अंदर मेंशन कर दिया है दैट देयर वर ऑल्सो मेनी डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेफर्ड स्पोर्ट्स. ठीक है, तो उन दोनों के जो स्पोर्ट्स हैं, दोनों की लेजर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है, सो अब मैं चल रही हूँ हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इन दोनों में कंपेयर जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलग अलग हैं, तो हम एक ही चार्ट के अंदर उस चीज़ को कंपेयर करेंगे. ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक लिंकर यूज़ कर रही हूँ. यहाँ पे बेसिकली मैं ये जो है सिग्निफाई कर रही हूँ एग्जामिनर को कि मैं किस चीज़ के साथ जो है स्टार्ट करने जा रही हूँ. सो मैंने यहाँ पे लिखा टर्निंग टू द फर्स्ट चार्ट, कि पहले चार्ट के ऊपर अगर मैं आती हूँ तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ. वी कैन ऑब्जर्व दैट बॉयज़ प्रेफर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स 34% पार्टिसिपेशन रेट. ठीक है, कि जो बॉयज़ की जो सबसे पहले प्रेफरेंस है वो है कंप्यूटर गेम्स की तरफ. अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो जो उनका कंप्यूटर गेम्स का जो डेडिकेशन है, जो उनका ज़्यादातर लेजर एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान है वो है 34%. ठीक है, उसके बाद उनका बास्केटबॉल का आता है, फिर सॉकर का आता है, देन स्केटिंग बोर्ड, देन लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड रीडिंग. ठीक है, सो आपने बेसिकली एक पैटर्न डिसाइड कर लेना है कि कोई जो है इनमें कौन सा पैटर्न बेसिकली फॉलो हो रहा है. ठीक है, और उसी चीज़ को आप अपने पैसेज के अंदर लिखोगे. ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते कि दिस इंटरेस्ट वॉज दिस परसेंट, दिस इंटरेस्ट वॉज दिस परसेंट. अब आप इसमें भी देख सकते हो कि हर सेंटेंस जो है वो एक नए तरीके से लिखा गया है. ठीक है, कहने का मतलब वही है कि ये चीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इतना है, नेक्स्ट चीज़ का इतना है, लेकिन आप इसमें नोटिस कर सकते हो कि हर चीज़ को एक नए तरीके से लिखा गया है कि इसके बाद क्या और इसके बाद क्या चीज़ है. ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे आप रीड कर सकते हो कि जो बॉयज़ की सबसे पहली प्रेफरेंस है वो है कंप्यूटर गेम्स को खेलना. ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने लिखा कि उनका पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 34% है. ओके, दैन टेकिंग अदर एक्टिविटीज़. ठीक है, सो यहाँ पे दैन का मतलब क्या है, कंपेयर करना. कोई भी जब आप राइटिंग टास्क 1 करते हो तो उसमें कंपैरिजन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे हम दो ग्राफ्स को आपस में कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन हम एक ही ग्राफ के अंदर जो है उसमें आपस में कंपैरिजन एक्टिविटीज़ के अंदर कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर गेम्स हैं वो 34% है, यानी कि उनका जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बाकी सारी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा है. ओके, प्लेइंग बास्केटबॉल्स कम्स एट द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लेजर. ठीक है, सो फिर मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बास्केटबॉल है उसका 26% है, यानी कि वो सेकेंड नंबर पे आता है. सो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो बास्केटबॉल जो खेलने की प्रेफरेंस है वो सेकेंड नंबर पे आती है मोस्ट पॉपुलर लेजर पे. ठीक है, प्रैक्टाइज्ड बाय ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ मेल चिल्ड्रन. अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 34% एज इट इज़ ब्रैकेट में लिख दिया था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाय अ थर्ड ऑफ मेल चिल्ड्रन. ठीक है, सो थर्ड ऑफ मेल चिल्ड्रन क्या हो गया, यानी कि 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है, जैसे मान लीजिए 100% है, सो उसका जो 1/3 होगा वो उसके बराबर है, यानी कि क्योंकि मैंने 26% लिखा था तो अगर आप 100 डिवाइडेड बाय 3 करके देखो सो दैट इज़ क्लोजली टू 26%. ठीक है, और जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि यहाँ पे मैंने मेल चिल्ड्रन लिखा है rather than writing boys. So the basic thing is not repeating the same word again and again. Okay, उसके बाद मैंने क्या लिखा, basketball is followed by soccer. So यहाँ पे मैंने जो है दो चीज़ों को बताया था. ठीक है, कि बास्केटबॉल जो है उसकी वो जो है वो सेकंड नंबर पे आती है. उसके बाद मैंने सॉकर लिखना था तो यहाँ पे मैंने सेकंड मोस्ट लिख दिया सेंटेंस के अंदर, और अब मैं लिख रही हूँ इज़ फॉलोड बाय, यानी कि उसके बाद सॉकर आता है. सो यू कैन स्पॉट हियर कि कैसे अलग अलग सेंटेंसेस को यूज़ किया गया है. ठीक है, सो IELTS इज़ बेसिकली अबाउट चेकिंग योर ग्रामेटिकल रेंज एक्यूरेसी प्लस योर लेक्सिकल रिसोर्सेज. ठीक है, कि आप कितनी तरीके से अपने एक ही सेंटेंस को, एक ही बात को बार बार अलग अलग तरीके से लिख सकते हो. ठीक है,
सो मैंने लिखा कि बास्केटबॉल के जो बाद एक्टिविटी आती है वो सॉकर है, विच इज़ एक्सरसाइज्ड बाय 17%। ठीक है, सो अब मैंने यहाँ पे परसेंटेज को भी वेरी कर दिया। पहले मैंने उसको 34% लिखा था पहली चीज़ में, फिर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1/3 लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने लिखा एक्सरसाइज्ड बाय 17%। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप समझ पा रहे हो कि कैसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं अलग अलग चीज़ों को? ठीक है, फिर मैंने लास्ट में लिखा स्केटिंग बोर्ड एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक आर द लेस प्रेफरेबल एक्टिविटीज़, कि जो स्केटिंग बोर्ड है और लिसनिंग टू म्यूज़िक है, ये दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं वो बॉयज़ के अंदर लेस पॉपुलर हैं। ठीक है, लेस प्रेफरेबल हैं, वो इनको प्रेफर जो है वो कम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और इनकी परसेंटेज कितनी है? चूज़न बाय 11% एंड 10%। ठीक है, सो जैसे मैंने पिछले सेंटेंस में लिखा था दैट इज़ एक्सरसाइज्ड बाय 7%, तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि कितने लोग उसको चूज़ करते हैं, 11% एंड 10% ऑफ द बॉयज़ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो रिस्पेक्टिवली वर्ड है ये बहुत अच्छा वर्ड है। जब भी आप माइनर डिटेल्स लिख रहे हो, माइन्यूट डिटेल्स लिख रहे हो, तो उस केस में ये वर्ड आपको बहुत हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने लिखा कि स्केट बोर्डिंग था और जो रीडिंग था ये लेस पॉपुलर एक्टिविटीज़ थे। ठीक है, और उनकी परसेंटेज जो है वो 11% है एंड 12%। सो रिस्पेक्टिवली जो है वो ये बताता है कि जो 11% है वो पहले जो चीज़ आई है उसको बिलोंग करता है और 10% जो है वो पिछली चीज़ को बिलोंग करता है। और अब मैं बताने जा रही हूँ कि लास्ट जो है वो चीज़ क्या है, जो चीज़ लीस्ट पॉपुलर है। रीडिंग, द लीस्ट पॉपुलर कल्चरल एक्टिविटी अमंग बॉयज़ रिप्रेजेंट्स ओनली 2%। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे रीडिंग के बारे में बताया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा द लीस्ट पॉपुलर। ठीक है, जहाँ पे वर्ड लीस्ट आ गया दैट मीन्स आई एम मेकिंग कंपैरिजन विद अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, और मैं क्या लिख रही हूँ कि ये रिप्रेजेंट करता है ओनली 2%। ठीक है, सो नाउ यू कैन अगेन स्पॉट हियर कि मैंने वर्ड रिप्रेजेंट यूज़ किया है, पिछली सेंटेंस में मैंने चूज़ एंड बाय यूज़ किया था, और उससे पिछले सेंटेंस में मैंने एक्सपीरियंस्ड बाय यूज़ किया था। अब हम चलते हैं गर्ल्स के डेटा के ऊपर, उससे पहले हम उसके ग्राफ को जज करेंगे। सो गर्ल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो गर्ल्स का डांसिंग के अंदर है, दैट इज़ 27%। ओके, उसके बाद आता है रीडिंग, दैट इज़ 21%। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर गेम्स जो कि 16% है। फिर है नेटबॉल विच इज़ 15%। देन इज़ जिमनास्टिक 11% एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक दैट इज़ 10%। अब हम चलते हैं कि हमने जहाँ पे इसको लिखा था, दिस इज़ द पैराग्राफ हियर, टेकिंग अ क्लोज़र लुक एट द सेकेंड चार्ट। अब मैं दूसरी चार्ट की बात करने जा रही हूँ, तो उसके बारे में मैं क्या लिखती हूँ, वी कैन सी दैट गर्ल्स मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी इज़ डांसिंग। ठीक है, कि जो सबसे प्रेफरेबल एक्टिविटी है गर्ल्स की वो है डांसिंग। ठीक है, और उसकी परसेंटेज क्या है, 27%। तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया बीइंग 27% ऑफ द टोटल। ठीक है, कि टोटल में से, टोटल परसेंटेज में से उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 27% है। ओके, इन कंट्रास्ट टू बॉयज़ प्रेफरेंस। सो यहाँ पे बेसिकली मैं उसको बॉयज़ की प्रेफरेंस के साथ कंपेयर कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल है वहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं कंट्रास्ट करके लिख रही हूँ कि जो बॉयज़ की प्रेफरेंस है, जो रीडिंग है उनके अंदर, वो जो है मैंने आपको बताया था कि दैट वाज 2%, और इसमें जो गर्ल्स के अंदर जो रीडिंग की प्रेफरेंस थी दैट वाज 21%। ठीक है, सो 21% इज़ नियरली 1/5 ऑफ द थिंग। ठीक है, सो जब आप जो है 100 को डिवाइड करोगे 5 के साथ, सो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली जो है वो अप्रॉक्सीमेटली नहीं, एक्चुअली वो 20% के बराबर आता है। ठीक है, सो अब आप 21% लिखना चाहते हो तो आप उसको उसके आसपास लिख सकते हो। ठीक है, सो आप यहाँ पे मैंने उसको क्या लिखा है कि जो रीडिंग है दैट इज़ चूजन बाय मोर देन 1/5 ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो 1/5 ऑफ गर्ल है दैट इज़ 20%, और मोर देन 1/5 ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, 21%। ठीक है, सो मोर देन तो है वो कितना भी हो सकता है। अब अगर यहाँ पे 22% होता, 23% होता, सो तब भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते थे। ठीक है, although percentages of female children who play computer games is roughly twice less than that of boys। ठीक है, सो अब अगर आपको ध्यान हो तो बॉयज़ के अंदर जो कंप्यूटर गेम्स थी दैट वर
अप्रॉक्सीमेटली 34%, ठीक है। लेकिन अगर आप गर्ल्स की ध्यान दो तो दैट इज़ 16%। सो अब इस डेटा को मैं एक अलग तरीके से लिखना चाहती हूँ, तो मैंने उसको कैसे लिखा, दैट इज़ रफली ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, ठीक है। जैसे जो बॉयज़ हैं उनके अंदर 34% था कंप्यूटर का, ठीक है, और जो बॉयज़ हैं 34% जो है वो किसका ट्वाइस होता है, 17 इंटू 2 इज़ 34, ओके। सो दिस इज़ 16। सो यानी कि जो गर्ल्स हैं उनका जो कंप्यूटर गेम्स की तरफ कंट्रीब्यूशन है वो बॉयज़ की हाफ़ है, यानी कि जो बॉयज़ हैं वो ट्वाइस, ओके। सो ये बेसिकली एक तरीका है जिससे आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हुए, दिस एक्टिविटी इज़ थर्ड मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी ऑन गर्ल्स चार्ट, ठीक है। और ये जो एक्टिविटीज़ है कंप्यूटर गेम्स वाली, ये थर्ड मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी है गर्ल्स के चार्ट के ऊपर। With the slight difference between computer games and netball, the latter is practiced at 15% rate, ठीक है। अब मैं नेटबॉल को कंप्यूटर गेम के साथ कंपेयर करके बोल रही हूँ कि इनका जो कंपैरिजन है वो बहुत ही आसपास है, उनका जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, और जो लेटर है यानी कि जो नेटबॉल है उसकी जो प्रैक्टाइजिंग रेट है दैट इज़ 15%, ठीक है। सो फिर से मैंने एक वर्ड यूज़ किया, प्रैक्टाइज्ड। सो बेसिकली द थिंग इज़ रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन डिफरेंट वेज। सिमिलरली to skateboarding popularity among boys, 11% of the girls go for the gymnastic, ठीक है। जहाँ पे बॉयज़ जो हैं वो स्केटबोर्डिंग करते हैं, गर्ल्स जिम जाना पसंद करती हैं, और उनका रेट कितना है, 11%। लिसनिंग टू द म्यूज़िक कम्स एट द लीस्ट पॉपुलर लेजर विद द प्रोपोर्शन ऑफ 10% इक्वल टू दोज ऑफ द फर्स्ट चार्ट। और जो लिसनिंग टू म्यूज़िक एक्टिविटी है वो तकरीबन बराबर है बॉयज़ के, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी है वो गर्ल्स के अंदर लीस्ट पॉपुलर है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ डेटा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी आ रहा है तब भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस के साथ आती हैं। सो बेसिक थिंग इज़ कि आप यहाँ से सीखो कि आप कैसे उस चीज़ को अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, ओके। Okay students, so this is end of our today's class. I will see you in the next lesson. Till then, stay tuned, and if you liked our video, please press like button too. Thank you so much.